पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और यही वजह है कि मैदानी इलाकों में भी अब असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी ठिठुरन बरसी गई है। और वहीं देखिए उत्तराखंड के औली से लेकर केदारनाथ तक इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कैसे बर्फबारी के बाद में मौसम का मिजाज बदल चुका है, देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ों पर मौसम बदल गया है, वादियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी शुरू हो गई है। कुछ दिनों में क्रिसमस और नया साल आने वाला है। ऐसे में गुलमर्ग की ये तस्वीरें पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रही हैं। गुलमर्ग में एक बार फिर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। टूरिस्ट जिस उम्मीद को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं वो पूरा होता दिख रहा है। ज्यादातर होटल बुक हो चुके हैं। टूरिज्म से जुड़े स्थानीय व्यवसायियों में खुशी की लहर है। सुहाने हो चुके मौसम के बाद अब उन्हें आने वाले दिनों में पर्यटकों की भारी भीड़ आने की उम्मीद है। चमोली में जबरदस्त बर्फबारी के बाद उत्तराखंड के फेमस टूरिस्ट प्लेस औली में मौसम सुहाना हो गया है। जहां तक नजर जा रही है सब कुछ बर्फ की चादर से ढक गया है। सड़कों पर 4 फीट तक बर्फ जमी है। औली के बदले मौसम को लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। कोई फोटोग्राफी करवा रहा है तो कोई सेल्फी लेने में बिजी है। गाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं। मौसम बदलने के साथ ही औली के होटलों की बुकिंग बढ़ गई है, क्योंकि टूरिस्ट ऐसे मौसम का पूरे साल इंतजार करते हैं। इस विंटर की अभी फर्स्ट स्नोफॉल चल रही है और जिससे हम होटल व्यवसाय को काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ पे औली में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। बाबा केदार के दर पर भी बर्फबारी का इफेक्ट दिखने लगता है। मंदिर परिसर से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। ठंड बढ़ने के कारण धाम में तापमान भी लगातार गिर रहा है। केदार धाम में रात के समय पारा -8 डिग्री तक पहुंच गया था। हालात ऐसे हैं कि नलों में पानी जम रहा है। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम के निर्देश पर शीतलहर के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। प्रदेश में बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। चमोली से लेकर औली और उत्तरकाशी के हर्षिल तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से उत्तराखंड की वादियां बेहद खूबसूरत हो गई हैं। वहीं पारा गिरने से अब लोगों को परेशानी भी होनी शुरू हो गई है। और देखिए जम्मू और श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ जो हैं वो कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आते हैं। इसी बीच में ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में ये ठंड और बढ़ेगी। उधर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शिमला में स्कूली बच्चों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ठंड में उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए। जम्मू में इस कदर बर्फबारी हुई कि यातायात ठप हो गया। सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत जम गई। राजौरी और पुंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड पूरी तरह से बंद हो गई। ट्रैफिक को दोबारा शुरू करने के लिए स्नो कटर गाड़ियों की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा है। श्रीनगर में भी पारा गिरने लगा है। पार्कों में लगे फाउंटेन तक को बंद करने की नौबत आ गई, क्योंकि पानी अब जमने लगा है। सड़कों पर लोगों का निकलना कम हो गया है। लोग चारदीवारी के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं। बहुत ठंड होती है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो -5 तो चला गया, जिसकी वजह से पानी भी फ्रीज हो रहा है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार ठंड ने अपना कहर जारी रखा है। काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें करना पड़ता है। हिमाचल में सर्दी का आलम क्या है वो इन तस्वीरों को देखकर समझिए। लोग अलाव के पास अपना ठिकाना बनाए बैठे हैं। आप बताएंगे कि किस तरह आप ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? हम सुबह ही आ जाते हैं और यहाँ पे सुबह ही आग जला देते हैं और आग सेकते रहते पूरे दिन। बहुत ज़्यादा ठंड है। काम करना कितना मुश्किल हो पा रहा है ठंड की वजह से? काम करना तो बहुत मुश्किल है जी। कभी शरीर पूरा अकड़ जाते हैं ठंड से। उसी कारण से थोड़ा आग के सहारा लेके बस थोड़ा सेकते भी रहते बारी बारी, फिर काम भी साथ साथ में करते रहते। चारों तरफ घना कोहरा है। ठिठुरन वाली ठंड से स्कूली बच्चों को खासी परेशानी हो रही है। 5 दिनों से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर मैं सोचा भाई आग जलाइए, गिट्टी जलाइए, तभी ठंड जाएगी थोड़ी थोड़ी। उधर नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग में भारी बर्फबारी हुई, जिस वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई और ट्रैफिक ठप हो गया। हालात देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बर्फबारी किस कदर हुई है। मौके पर सेना ने मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद बर्फ को हटाया गया और ट्रैफिक बहाल किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है और सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। और चलिए अब 1 मिनट में आपको दिखाते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें।
राजस्थान की कमान संभालते ही सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में है। पेपर लीक मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने एसआईटी बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रदेश में संगठित अपराधों पर रोक लगाने और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया है। केरल के कन्नौर में कोरोना की वजह से एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद केरल में कोरोना वायरस और इसके संक्रमण को लेकर एक बार फिर से अलर्ट की स्थिति है, क्योंकि कोविड का एक नया वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका है। नए वेरिएंट का नाम JN.1 है। यूपीएटीएस ने एमयू के फरार छात्र फैजन अख्तर और अब्दुल समद की तलाश तेज कर दी है। गिरफ्तारी जल्द हो, इसके लिए दोनों पर 25-25 हजार के इनाम की घोषणा की गई है। एटीएस का आरोप है कि दोनों ISIS की विचारधारा से प्रेरित थे और सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और छात्रों को जिहाद के लिए उकसा रहे थे। बिहार के आरा में बैंक लोन की प्रॉपर्टी सील करने गई पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। हमला इतना भयानक था कि इसकी वजह से 2 महिला पुलिसकर्मी और एक हवलदार जख्मी हो गए। तीनों को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप के मुताबिक लोन लेने वाले के परिजन ने ये हमला किया। इस मामले में जांच जारी है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पर सोसाइटी में एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया। दरअसल वहां एक लिफ्ट में कई लोग घंटों तक फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद उन लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला गया सुरक्षित। ये राहत की बात है कि उनको बाहर यहां निकाल लिया गया था। गाजियाबाद की लैंडक्राफ्ट सोसाइटी की घटना बताई जा रही है। मेंटेनेंस कर्मियों पर लापरवाही का आरोप जो है लगाया गया है। ये लिफ्ट लैंडक्राफ्ट सोसाइटी के टावर 4 में फंसी हुई थी। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देख पाएंगे लिफ्ट के अंदर कुछ लोग जो है वो आपको मौजूद नजर आएंगे। ये लिफ्ट इस वक्त ना तो प्लेटफॉर्म से पूरी ऊपर है और न ही नीचे। हटना आगे से ये भी खुल जाता है, ऐसे ही निकाल लो ना। नहीं निकाल पाएगी ना। स्टूल दे दो, स्टूल में चढ़कर बाई चांस ये लिफ्ट कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं मान लो निकल रहे हैं और वो नीचे चला जाए या ऊपर चला है, तब क्या होगा? हटना आगे से ये भी खुल जाता है, ऐसे ही निकाल लो ना। नहीं निकाल पाएगी ना। स्टूल दे दो, स्टूल में चढ़कर बाई चांस ये लिफ्ट कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं मान लो निकल रहे हैं और वो नीचे चला जाए या ऊपर चला है, तब क्या होगा? और बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से मिल रही है, जहां एक पुजारी की हत्या के बाद काफी हंगामा हुआ है। गुस्साई भीड़ ने हाईवे को जाम कर दिया है। लोग काफी गुस्से में हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि पुजारी 5 दिनों से लापता है। अब जाकर उसकी लाश मिली है। 32 साल के पुजारी मनोज कुमार के सिर में गोली मार दी गई थी। दोनों आंखें निकाल ली गईं। प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया। हत्याकांड के बाद इलाके के लोगों ने बवाल करना शुरू किया और इलाके के जो लोग हैं उन्होंने NH 27 को जाम कर दिया था। वहां बहुत हंगामा हुआ। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस जब उग्र भीड़ को समझाने पहुंची तो लोगों ने उन पर भी हमला बोल दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ शुक्रवार को झाड़ियों में पुजारी की लाश मिली। उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। 32 साल के पुजारी मनोज कुमार के सिर में गोली मारी गई है। दोनों आंखें निकाल ली गई हैं। अब लोग काफी गुस्से में हैं। किस तरीके से उन्होंने हाईवे को जाम किया है। पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई है। हत्याकांड के बाद इलाके के लोगों ने किस तरीके से बवाल मचाया है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे। NH 27 को जाम किया गया है। ये 5 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसको देखिए और समझिए कि किस तरीके से पुजारी की हत्या के बाद लोगों ने वहां पर बवाल किया है, काफी हंगामा किया है। पुलिस से भी उलझते हुए नजर आएंगे। हाईवे को जाम कर दिया था। लोग काफी गुस्से में हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में हंगामा बरपा हुआ है। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दरअसल हंगामे की वजह क्या है ये भी जान लीजिए। गोपालगंज में 5 दिनों से लापता शिव मंदिर के पुजारी मनोज कुमार की लाश मिली है। अपराधियों ने जिस निर्मम तरीके से हत्या को अंजाम दिया उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गर्दन के पास गोली मारी गई और दोनों आंखें गायब हैं। प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोट के निशान हैं। शनिवार सुबह पुजारी का शव झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मंदिर में से निकले हुए देखे जबकि कैमरा में, तो हम लोग सब शांत हो गए जे भाई कहीं गया है। और प्रशासन भी आए, DM साहब आए, बोले जो हम 3 घंटा में पता कर लेंगे। लेकिन 3 घंटा क्या 6 दिन हो गया, अभी तक पता नहीं हुआ। भड़के लोगों ने पहले NH 27 को जाम किया और आगजनी कर दोनों तरफ से आवाजाही ठप कर दी।
5 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। पुलिस पहुंची तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया गया। पुलिस की जिप्सी में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। एक लड़के का शव मिला था, उसी के आक्रोश में लोगों द्वारा रोड जाम किया गया था, जिसमें कि लोगों ने रोड जाम किया था कुछ देर। हम लोग जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि सोमवार की रात पुजारी मनोज कुमार शिव मंदिर गए थे और यहां से वो लापता हो गए। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में रात के 2:30 बजे पंडित मनोज मंदिर से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल सका। शनिवार की सुबह घर के पास ही झाड़ियों में उनका शव बरामद किया गया। और अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर एक एटीएम जो था उसमें लूट को अंजाम दिया गया है। बाकायदा एक गैस कटर का इस्तेमाल यहाँ पर लुटेरों ने किया और एटीएम से कैश लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में लूट की पूरी वारदात जो है वो कैद हुई है। गाड़ी में बैठकर सभी लुटेरे वहां पर पहुंचे थे और गैस कटर से एटीएम काटकर कैश की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। लुटेरों ने पहले गैस कटर से एटीएम को काटा, फिर उसमें रखा सारा कैश लेकर अपनी गाड़ी में डालकर वहां से फरार हो गए। अपने चेहरे ढके हुए थे। वारदात की खबर जैसे ही मिली तो एसपी देहात फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की गई। आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई है। पुलिस दावा करे कि जल्द ही सभी आरोपी जो हैं वो उनकी गिरफ्त में होंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ लुटेरों ने एटीएम से गैस कटर से एटीएम को काटा और उसके बाद कैश लेकर फरार हो गए। एटीएम को कट करके कैश चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना में एक स्कॉर्पियो गाड़ी के इस्तेमाल की बात सामने आई है। 4-5 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ये बात भी सामने आई है। सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर अनावरण हेतु प्रयास किया जा रहा है। यूपी के बाद कई राज्यों में बरखा देखिए बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान के अलवर में बुलडोजर एक्शन की वजह से बीती रात काफी हंगामा हुआ है। वहां पर देखिए जो भैरव मंदिर था वहां पर बुलडोजर चला दिया गया था। इसके बाद जो हिंदू संगठन है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए। उनका ये कहना है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और मंदिर में फिर से प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। राजस्थान के अलवर में बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। दरअसल 70 साल पुराना भैरव बाबा के मंदिर पर बुलडोजर चला, जिससे भैरव बाबा की मूर्ति खंडित हो गई। रात के अंधेरे में यूआईटी की तरफ से की गई इस कार्रवाई का चौतरफा विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग यूआईटी के दफ्तर पहुंचे और कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि मंदिर में फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाए। जेसीबी को रात में जेसीबी की लाइट बंद करके बस्ती वालों को धमका करके पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां मौके पर मौजूद थे। सबने मिलकर के उस मंदिर को तोड़ दिया है। कॉलोनी के लोगों में, बस्ती के लोगों में रोष व्याप्त है। इस प्रकार की घटना को समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंदिर क्यों तोड़ा? इस प्रकार का जघन्य अपराध, जीवंत मूर्ति को मंदिर को तोड़ करके और इस तरह का अपराध किया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मंदिर की मूर्ति वापस उसी स्थान पर पुनः प्राण प्रतिष्ठित हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तब तक ये बस्ती चुप नहीं रहेगी, मौन नहीं रहेगी। दरअसल इस मंदिर को लेकर आसपास के इलाके के लोगों में गहरी आस्था है, लिहाजा इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन भारी विरोध के बाद अब जांच की बात कर रहा है। जो भी अगर कुछ गलत हुआ है, कोई धार्मिक भावनाएं अगर आहत हुई हैं तो उसकी पूरी गहनता से जांच की जाएगी। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमें यही निर्देश मिले हैं कि इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाए और गंभीरता से लेने के उपरांत इसकी जांच की जाए। इस विषय में हमने वहाँ पे जांच के लिए जो अधिकारी हैं उनको बुलाया है और बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार विधि सम्मत रूप से कार्रवाई की जाएगी। आज इस संबंध में पुलिस प्रशासन की बैठक होगी। अब देखना होगा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या है। ये बस्ती के लोग हैं, बताओ। बड़ी खबर आ रही है जहां समस्तीपुर में पुलिस की कैद से कैदी जो है वो फरार हो गया। मेडिकल
जब कराया जा रहा था उसी दौरान चकमा देता है और वहां से फरार हो जाता है। आपको बता दें, सदर अस्पताल से भागते हुए कैदी जो है वो कैमरे में भी कैद हो गया। कैदी की ये करतूत देखिए, अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें वो अस्पताल के अंदर से बाहर की तरफ तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे पुलिस वाले भी दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। सड़क पर आगे बदमाश दौड़ रहा है, पीछे पीछे पुलिसकर्मी जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिन पुलिस वालों को चकमा देकर वो फरार हुआ था, उन्होंने तब चैन की सांस ली जब वो कैदी दोबारा से पकड़ आ गए। आसपास के लोगों की मदद से बदमाश को किस तरीके से पकड़ा गया है, तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कैदी जो है वो मेडिकल करवाने के लिए उसे लेकर गए थे और वो अस्पताल से आपको भागते हुए नजर आएगा और पीछे पीछे पुलिस वाले भी भागते हुए दौड़ते हुए नजर आएंगे। दोबारा से देखिए कैदी पकड़ लिया गया, यही राहत की बात है। आसपास के लोगों ने भी मदद की इस बदमाश को पकड़वाने में। आर्म्स एक्ट के तहत दरअसल आरोपी को पकड़ा गया था जब और मेडिकल टेस्ट कराने के लिए जब इसे ले जाया जा रहा था तो चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। हाथ का लूज हो गया था इसी। किस आरोप में गिरफ्तार हुए थे? आर्म्स एक्ट। पिस्टल बरामद है जी। चोरी की बाइक भी बरामद है जी। कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? घर से गिरफ्तार हुए सर। कहाँ घर हुआ? चांचौर बेला में। और एक बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से मिल रही है। आपको बता दें, श्रीनगर के पठान चौक पर एक हादसा हुआ है। यहाँ आईटीबीपी के कैंप में भयानक आग लगने की खबर मिल रही है। दरअसल आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कैंप में जब आग लगी तो हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद आग लगी, ये माना वहां पर जा रहा है और ये आग फैलते हुए 50 फीट लंबे शेड को भी अपने चपेट में ले लेती है, वो भी खाक हो गया। पहले तो जवानों ने देखिए खुद से कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया, आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए और काफी देर तक मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। रात की बात रही, हादसे में किसी जवान के जख्मी होने की खबर नहीं है। तो श्रीनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए आईटीबीपी कैंप में किस तरीके से आग लगी और यहाँ पर कड़ी मशक्कत दमकल कर्मियों को करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में स्थित आईटीबीपी कैंप में आग का तांडव देखने को मिला, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं के गुबार दूर से ही आसमान में उठते दिखाई दिए। दरअसल टिन शेड का इस्तेमाल कुछ उपकरण और कपड़े रखने के लिए किया जा रहा था, लेकिन शनिवार रात यहां अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी टीन शेड के नीचे एक एरिया को चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान आईटीबीपी के जवान भी आग बुझाने में मदद करते नजर आए। हालांकि आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो सका है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और संसद में सेंधमारी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान दरअसल इस वक्त सामने आया। उन्होंने कहा ये पूरी की पूरी घटना जो है वो चिंताजनक है, गहन जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री ने एक अखबार को इंटरव्यू जब दिया है तो उसमें ये तमाम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। संसद में हुई सेंधमारी को लेकर ये बयान जो है प्रधानमंत्री का सामने आया है। संसद में हुई घटना बेहद चिंताजनक है, ये पीएम कह रहे हैं। घटना की गहराई से जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है जिसमें तमाम ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि संसद सुरक्षा अचूक मामले में फिलहाल एक हाई लेवल जांच कमेटी जो है स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी गठित कर दी गई है। पुलिस की जांच भी चल रही है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है कि ये बेहद चिंताजनक वाली घटना है और इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। राजनीति दरअसल देखिए इस पूरे मामले पर लगातार जारी है। राहुल गांधी का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था बेरोजगारी वजह है। तो उसके बाद प्रमोद कृष्णम जो है वो खुद उन पर निशाना साधते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ वो इंजीनियर्स ने किया था, अगर ये बेरोजगार हैं जो संसद में घुस जाते हैं। लगातार राजनीति हो रही है, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कि गहराई से इस पूरे के पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और ये चिंताजनक मामला है जो वाकई में सामने आया है। ये तस्वीरें देश की चिंता को बढ़ाने वाली हैं।
अब इसी चिंता को दूर करने की कोशिश की जा रही है। एक ओर पार्लियामेंट का सुरक्षा घेरा और मजबूत किया जा रहा है, तो दूसरी ओर पकड़े गए आरोपियों की साजिश को डिकोड किया जा रहा है। स्पेशल सेल इस मामले में गहराई से पड़ताल कर रही है। आरोपियों से पूछताछ के साथ साथ इनके खिलाफ सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। वारदात में इस्तेमाल कपड़े और आरोपियों के पर्स भी सीज किए गए हैं। इनके अलावा मोबाइल फोन के बारे में भी ललित के जरिए कुछ अहम जानकारी मिली है, जिसे लेकर छापेमारी जारी है। तमाम जांच के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सुरक्षा में हुए सेंध पर चिंता जताई है। ओम बिरला ने कहा कि जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही जांच रिपोर्ट सौंपेगी। स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया है, सांसदों का निलंबन सुरक्षा चूक से जुड़ा मामला नहीं है और सांसदों का अमर्यादित व्यवहार की वजह से निलंबन किया गया। स्पीकर साहब ने स्वयं सुरक्षा की दृष्टि से, सदन में संचालन की दृष्टि से सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया कि उनके सुझाव दिए जाएं। ये मेरा लोकसभा सांसद के नाते अनुभव रहा है कि बिना किसी पक्षपात के स्पीकर महोदय ने राष्ट्र के हर विषय पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। इस बीच मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित झा के सहयोगी महेश कुमावत को गिरफ्तार कर लिया गया। महेश को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पता चला है कि संसद घुसपैठ कांड के बाद सभी आरोपी महेश के पास राजस्थान जाने वाले थे। घटना के बाद ललित झा भी महेश के पास गया था। महेश कुमावत ने ही फरारी के दौरान ललित झा की छिपने में मदद की थी। और चलिए अब इस स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे सहयोगी अनुराग 100 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं। अनुराग, बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को, जो मध्य प्रदेश के कटनी से आ रही है, जहां पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर जो है उनको हटाया गया है। मुख्यमंत्री का आदेश था और उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। एक्शन से पहले सभी समुदाय के साथ समीक्षा बैठक भी हुई है। अवैध मछली बाजार को भी बंद करवाया गया है। देखिए मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेते ही किस तरीके से एक के बाद एक एक्शन में मुख्यमंत्री जो है वो नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर जो है वो हटाए हैं। इसके पहले यूपी में भी हमने देखा था कि कई धार्मिक स्थलों से स्पीकर हटाए गए थे। मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार एक्शन में मुख्यमंत्री, और उसके बाद आपको बता दें धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की बात जो है वो यहाँ पर कही गई थी, और वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है कटनी में देखने को मिला है हटाने का। और इससे पहले बाकायदा एक समीक्षा बैठक भी सभी समुदायों के साथ में की गई थी, क्योंकि देखिए धार्मिक सौहार्द बना रहे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज कई बार हो जाता है। मकरंद काले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकरंद, धार्मिक स्थलों से स्पीकर लाउड स्पीकर को हटाया गया है। इसके पहले समीक्षा बैठक हुई थी, सभी पक्ष तैयार हुए थे, उसके बाद ही स्पीकर हटाया गया, या रिएक्शन उसके बाद देखने को मिल रहा है? देखिए जगह जगह कलेक्टर्स जो हैं वो धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर रहे हैं और सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बैठक वहां भी हुई और अन्य जिलों में भी हुई। जैसा कि भोपाल में हुआ है, सारे स्पीकर 7 दिनों के अंदर हटाए जाने हैं, क्योंकि एक ही स्पीकर अलाउड किया गया है। वैसा कटनी में भी स्पीकर्स की तादाद भी कम की गई है, साथ ही साउंड का डेसिबल भी कम किया गया है। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा स्पीकर्स हैं उनको उतारने की आवश्यकता पड़ी। जहां पर भी जो स्थानीय लोग हैं वो मान रहे हैं तो वो खुद उतार रहे हैं, और अगर उनके पास क्षमता नहीं है और कुछ उल्लंघन हो रहा है, वहां पर प्रशासन की टीम जाकर स्पीकर उतारेगी। तो ये तस्वीरें आने वाले कुछ दिनों में आपको और नजर आएंगी। केवल कटनी नहीं बल्कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, तमाम जो जिले हैं उन सभी जिलों से तस्वीरें धीरे धीरे करके सामने आएंगी।
सामने यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल सिर्फ कटनी तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, आगे भी इसी तरह की जो पूरा का पूरा काम है वो देखने को मिलेगा। लाउड स्पीकर्स जो हैं अलग अलग जिलों में भी हटाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबर। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। अपने 2 दिनों के दौरे में वो आज नदेसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। फिर शाम को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। अगले दिन 18 दिसंबर को वो विहंगम योग के सबसे बड़े केंद्र सर्ववेद महामंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के स्वागत में काशी सज कर तैयार है। रंग बिरंगी लाइटों से शहर को सजाया गया है। सीएम बनने के बाद मोहन यादव पहली बार उज्जैन पहुंचे। वहां पर उन्होंने रोड शो किया। उनके स्वागत के लिए पूरा शहर बैनर पोस्टर से पट गया। दशहरा मैदान से छतरी चौक तक 7 किलोमीटर के रूट में करीब 2000 से ज्यादा स्वागत मंच बनाए गए। रोड शो के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन की जनता मोदी जी को दिलों में बसाती है और 2024 में फिर एक बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। पार्टी ने जीतू पटवारी को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। चुनाव में हार के बाद कमलनाथ को ये पद छोड़ना पड़ा था। पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद उनके समर्थकों का जोश हाई दिखा। उन्होंने जमकर पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्षी हमलों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखा। चिट्ठी के जरिए उन्होंने विपक्षी सांसदों से संसद में हुई घटना पर राजनीति न करने की अपील की। साथ ही बताया कि इस घटना की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। साथ ही बोले कि इस घटना को सांसदों के निलंबन की घटना से जोड़कर न देखा जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, जिनकी परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। हो सकता है उन्हें एक बार फिर से अदालत के सामने पेश होना पड़े। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दरअसल राहुल के खिलाफ समन जारी किया है, जिसमें 6 जनवरी को उनको अदालत के सामने पेश होना है। किस मामले में उन्हें समन जारी किया गया है, रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। मामला मानहानि केस से जुड़ा है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को एक बार फिर समन जारी किया है और अगले महीने की 6 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। मानहानि का ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर 5 साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। साल 2018 में बेंगलुरु में राहुल गांधी अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी। इसी मामले में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। इस केस में राहुल को शनिवार को पेश होना था, लेकिन जब राहुल शनिवार को पेश नहीं हुए तो उन्हें 6 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया। और चलिए अब बात करेंगे रामलला की। जी हाँ, अयोध्या में तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। वहाँ काम भी मंदिर का बहुत तेजी से चल रहा है और अलग अलग जगह से बरखा किस तरीके से रामलला के लिए भेंट जो है भेजी जा रही है। 56 भोग की बात की जा रही है। विशेष इत्र भी जो है अयोध्या पहुंच चुका है। इत्र पहुंच रहा है, घी वहां पर पहुंच रहा है। तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तमाम राम भक्तों में उत्साह है और सिर्फ अयोध्या तक के उत्साह सीमित नहीं है। हलचल पूरे देश में तेज है। देखिए जरा। ये मंत्र मुग्ध कर देने वाली तस्वीर है। ये प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर है। कोई गा रहा है, कोई झूम रहा है और तो कुछ ऐसे भी हैं जो राम के नाम भक्ति में रमे हैं। 22 जनवरी को भले ही रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन उसके पहले अयोध्या में तमाम तरह की तैयारी जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में इत्र व्यापारी भी अयोध्या पहुंचे हैं और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कार्यालय को स्पेशल इत्र भेंट कर रहे हैं।
ये इत्र गुलाब और अलग अलग फूलों से तैयार किया गया है। हाथरस से आए इत्र व्यापारियों ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को इत्र जल और चंदन समर्पित किया। हाथरस के बंधु यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इत्र समर्पित किया है। 56 भोग लगाने के लिए भगवान श्री राम लला को प्रेषित किया है। साथ ही साथ कुछ रज भी लेकर आए हैं। तो ये जो एक समर्पण है उनका, वह श्री राम लला के जो हमारे ट्रस्टी हैं, यानी कि श्री राम एवं तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी, उन्होंने इसको स्वीकार किया है और वह रामलला के दरबार में इसको पहुंचवाएंगे और उनके इस आने से हम सब पुरस्कृत हुए। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर को जहां जोर शोर से बनाने का काम जारी है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर देश के बाकी हिस्सों में भी हलचल तेज है। जम्मू में इसे लेकर विशेष अक्षत पूजा की गई, जिसमें भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इसको लॉर्ड श्री राम की मूर्ति स्थापना से अयोध्या से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्षत पूजा की जा रही है। इस कलश के अंदर चावल और हल्दी मिला के रखी गई है और इस कलश को जम्मू कश्मीर की हर जगह जगह पे लिया जाएगा और हर हिंदू घर में इस चावल का एक एक कण पहुंचाया जाएगा और उसको एक संदेश दिया जाएगा कि जनवरी 22 को दिवाली की तरह मनाया जाए, ताकि जनवरी 22 में ये जब लोग हैं सारे ये सब दिए जलाएं और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हर कोई भजन गा रहा है, पूजा चल रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है। 22 जनवरी की तारीख में अब 40 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में तैयारी तेज है। और अब खबर इटावा से है, जहां पर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल अनियंत्रित होकर एक बड़ा सा ट्रॉला जो था वो दुकानों में जा घुसा। दुकानों में घुसने के बाद 3 लोगों की जान चली गई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बड़ा हादसा वहां पर पेश आया है। घटना इकदिल थाना क्षेत्र के मानिकपुर मोड़ के पास की बताई जा रही है। हादसे के वक्त ये ट्रॉला कानपुर की ओर से आगरा की तरफ जा रहा था। बीती रात करीब 10:30 बजे ये तेज रफ्तार ट्रॉला अनियंत्रित होकर मानिकपुर मोड़ के पास बनी 2 दुकानों में जा घुसा। ट्रॉला और मलबे के नीचे दबकर 3 लोगों की बताई जा रही है मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक घटना के वक्त ट्रॉला चालक नशे में बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रॉला चालक जो है और चलिए बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। दिल्ली में बाबा का दरबार सजा है और यहाँ दूर दराज से लोग जो है हनुमान कथा सुनने के लिए उनके दरबार में पहुंच रहे। सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। इसी बीच में देखिए बाबा ने प्रधानमंत्री की तारीफ की जमकर और इसी बीच में हिंदू राष्ट्र हो, मथुरा का मुद्दा हो और पीओके सभी को लेकर इन तमाम मुद्दों पर विशेष टिप्पणियां की। क्या कुछ हुआ है दिखाते हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बावजूद इसके बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए दूर दराज से लोगों का हुजूम पहुंच रहा है। खचाखच भरा पंडाल हनुमंत कथा का साक्षी बन रहा है। कड़कड़ डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में श्री राम हनुमंत कथा का शनिवार को पहला दिन था, लिहाजा बाबा के समर्थकों का जोश हाई रहा। लोग बाबा की झलक पाने को बेताब नजर आए। बाबा के लिए आए जी दर्शन करने के लिए। संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है। घर के अंदर बहुत परेशानी है। आपको लगता है कि बाबा सारी परेशानियों को दूर कर देंगे? जी बिल्कुल करते। हम इनको गुरु समान मानते हैं कि हमने आजमा के देख लिया। कथा के बाद मीडिया से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और मथुरा में भी भव्य मंदिर के निर्माण की पीएम मोदी से मांग कर डाली। वर्तमान प्रधानमंत्री की अहम भूमिका है। जो भूमि पूजन में वो पहुंचे, जो प्रभु के अनावरण महोत्सव में विराजमान महोत्सव में पहुंच रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है और वो राष्ट्र हित के लिए ऐसे ही करते रहें। उनसे हमारा यही कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि हमारी उधार डली है, वो और बाबा ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया। ये राम भक्तों की जीत है। कौन ऐसा कोई
निर्लज्ज होगा, जैसे राम मंदिर जिस दिन प्रभु श्री राम विराजमान होंगे उसको दुख लगे, वो महानिर्लज्ज कोई राक्षस होगा उसको दुख लगेगा। 22 जनवरी को प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को, वैदिक परंपरा मानने वालों को दीपावली मनानी चाहिए। पीओके को लेकर बाबा ने सरकार से क्या मांग की, आप भी सुनिए। लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी सरकार को वोट देते हैं। हमारी भी एक प्रार्थना है कि अगले वर्ष तक अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय कर दी जाए बहुत अच्छा है, और होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। शनिवार को शुरू हुई कथा का कल यानी 18 दिसंबर को समापन होगा।